वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में है, एनिक 2.0। इसका फेज 1 जो सेकेंड एडिशन का है, हाल ही में शुरू हुआ। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन का और नीति आयोग का। बेसिकली नीति आयोग का ही ये इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन। इसके माध्यम से भारत में हम इनोवेशंस को, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हों, उनको नर्चर सपोर्ट इसकी कोशिश करते हैं। उन्हें देखें, सेलेक्ट करें, सपोर्ट करें और नर्चर करें। तो इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास बेसिकली ये है। इसके माध्यम से हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी, स्पेस एप्लीकेशन में हम इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप्स को पिक किया जाएगा, 12 से 18 महीनों तक उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा और ये सपोर्ट 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, फंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में है। 2 टोक्यो ओलंपियंस को अभी हाल ही में बैन किया गया। नोएडा पुलिस ने फेक ड्रग्स एंड सप्लीमेंट सीज किए हैं जिनकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड उसमें शामिल था और इसी वजह से ये अक्सर न्यूज में भी रहता है। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड की बात करते हैं, ये इसेंशियली लैब मेड वर्जन है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। उसी का एक वेरिएंट है, वैसा ही एक हार्मोन है जिसे लैब में तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक एस्टेरॉइड। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ये तो नेचुरल हार्मोन होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति में चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी और मूंछ आना, फर्दर आवाज का भारी होना और मसल्स का गेन, ये सब इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ये काइंड ऑफ मेल हार्मोन होता है। कई बार मसल गेन के लिए इसी का लैब मेड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एनाबॉलिक एस्टेरॉइड। ये कई लिहाज से शरीर के लिए नुकसानदेह भी होता है। एक और होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो काफी डिफरेंट होता है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड से, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसका इस्तेमाल बेसिकली डॉक्टर्स करते हैं कई तरीके की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, सीवियर ऑटो इम्यून डिसीज, या फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोविड-19 इन्फेक्शन के समय पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। ये जो मेडिसिन है यानी कि एस्टेरॉइड है, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है, ये भी लैब मेड मॉलिक्यूल्स से ही बनता है। ये बेसिकली जो हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसे मिमिक करके तैयार किया जाता है। ये बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन को क्योर करता है, सही करता है। ये तो ठीक है, लेकिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसके विपरीत जो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड होता है, इसका मेडिकल यूज बहुत कम होता है। डॉक्टर्स भी इसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। क्या हेल्थ इंपैक्ट्स होते हैं अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए एनाबॉलिक एस्टेरॉइड का? तो अक्सर इसका कई सारे लोग मसल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिम विम कर रहे हैं तो एस्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। अगर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाए तो मेन में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी सिचुएशन आ सकती है, या फेशियल हेयर बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। वुमेन में इसका ये भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ये तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड के नुकसानों की बात हो गई। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एपिलेप्सी के बारे में है। एपिलेप्सी के बारे में आप सभी लोगों ने कभी न कभी जाना होगा, सुना होगा। इसे हिंदी में मिर्गी कहते हैं। जब एक व्यक्ति इनवॉलेंट्री बॉडी एक्शंस दिखाने लगता है या वो कांपने लगता है अचानक से। एपिलेप्सी जो बच्चों में होती है वो ट्रीटेबल है। इसी संबंध में एक न्यूज आई थी। ये क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती नहीं। ये देखिए, वैसे तो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन एडोलेसेंट में ये ज़्यादा प्रभाव दे रही है। मतलब आपको एपिलेप्सी के जो 70% पेशेंट मिलेंगे वो बिलो 30 ईयर एज के लोग मिलेंगे, और 30% केसेस ही आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग 50% से 50 ईयर्स या अबव होंगे। इसमें रिकरेंट सीजर देखने को मिलता है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन या जानकारी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में फ्लो होती है, और वो इलेक्ट्रिक करंट मिलियंस ऑफ वायर्स से फ्लो होता है जो टिश्यूज से बने होते हैं। ये मिलियंस ऑफ वायर्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर किसी भी जगह पे कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, यू कैन से, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का फ्लो है वो किसी भी पार्ट में बढ़ गया, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि कुछ समय के लिए दिमाग का वो हिस्सा फंक्शन करना बंद कर दे, या फिर पूरा का पूरा दिमाग ही 1-2 मिनट के लिए फंक्शन करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो या तो चुपचाप शांत हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, वो बस एकटक देखता रहेगा, या फिर हो सकता है कि इनवॉलंटरी बॉडी एक्शन दिखाने लग जाए, उसके हाथ कांपने लगे, उसका सिर कांपने लगे, या पूरी बॉडी कांपने लगे। इसे ही मिर्गी कहा जाता है। इसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया है, या कुछ लोग इसे एक ऐसी मेंटल इलनेस समझ लेते हैं जो पागलपन है या लॉन्ग टर्म है।
कई दफ़ा लोग इसे छुपाने का भी प्रयास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई और व्यक्ति जान जाएगा कि उनके बच्चे को मिर्गी आ रही है तो वो समझेंगे कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, या फिर उनका बच्चा पागल है तो भविष्य में वो सोसाइटी से अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं पाएगा, या फिर उसका शादी विवाह नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि लोग इस प्रकार की बीमारी को छिपाते भी हैं, जबकि इसे ट्रीट किया जा सकता है। सीज़ियोर एपिसोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के एक्सेस हो जाने की वजह से होते हैं हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स के फ्लो के दौरान। ये मैंने आपको बताया। जो सीज़ियोर के सिम्टम्स हैं वो वाइडली वेरी करते हैं, मतलब किसी किसी को जो ये सिस्टम होता है उसमें वो एकदम ब्लैंक हो जाएगा, अचानक से देखता रह जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो अपने आर्म्स एंड लेग्स को ट्विस्ट करने लग जाए। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी लाइफ में केवल एक बार ऐसा सीज़ियोर आता है। आप नहीं बोल सकते कि उन्हें एपिलेप्सी है। एक बार मान लीजिए उन्हें मिर्गी आ भी गई पूरी लाइफ टाइम में, तो वो एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी तब माना जाएगा जो बिना किसी प्रोवोकेशन के 2 या उससे ज़्यादा बार आए। इसके अलग अलग एपिसोड्स हो सकते हैं, लाइक किसी व्यक्ति को 3 महीने में एक बार, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में एक बार इस प्रकार के एपिलेप्सी के केसेस देखे जाते हैं। मेडिकेशन और कई बार सर्जरी से इसे क्योर किया जा सकता है, और कई दफ़ा पूरे जीवन इसका ट्रीटमेंट चलता है। कई दफ़ा तो उम्र के साथ ये एपिलेप्सी की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है। WHO का जो एक इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी है और प्लस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी है, इन लोगों ने ग्लोबल कैंपेन भी चला रखा है कि एपिलेप्सी जो है इस डिसीज़ को बाहर लेकर आएँ, लोगों को अवेयर करें कि ये कोई भूत प्रेत का लफड़ा नहीं है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ट्रीट ना हो सके, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक टेम्परेरी डिसीज़ है जो थोड़े समय के लिए दिमाग को प्रभावित करती है और इसका इलाज संभव है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो PK2 के बारे में है। PK2 ये PK का सीक्वल नहीं है जो मूवी आई थी। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। IIT मंडी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया है जिसका इस्तेमाल हम डायबिटीज़ को ट्रीट करने में कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन का रिलीज होता है उसको ट्रिगर कर रहा है, अभी जो रिसर्चेस में पाया गया कम से कम उसके अकॉर्डिंग। फर्दर चूंकि ये बहुत ही आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसको हम मेडिसिन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगाया जाए ज़रूरी नहीं है। जो रिसर्चर्स ने पाया उसे जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पब्लिश भी किया गया। रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो PK2 ये मॉलिक्यूल है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत आसानी से सोख लिया जाता है। इसका मतलब हम इसे ओरल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। इंजेक्शन बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर डेली किसी को इंजेक्शन लगाना हो तो वो बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, लेकिन दवा खाना इज क्वाइट ईजी। हमने ये देखा कि PK2 बॉडी में भेजने के बाद 2 घंटे के भीतर ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। हालांकि हार्ट, लंग्स और स्प्लीन में इसका कोई भी ट्रैक हमें नहीं मिला, लेकिन कुछ इसका जो हिस्सा है वो ब्रेन तक भी पहुंचा, ऐसा हमें समझ में आ गया। और 10 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म भी हो गया। लेकिन इस ड्यूरेशन में इसने इंसुलिन क्रिएट होने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया। इसके अलावा इसने बीटा सेल लॉस को भी रिड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाली सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के जो डायबिटीज़ हैं उसको क्योर करने में कैपेबल रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो PK2 ये जो मॉलिक्यूल है ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में रिवोल्यूशनरी साबित हो सकता है, ऐसी उम्मीद कम से कम अभी तो ज़रूर से की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोफिया टेलीस्कोप के बारे में है। नासा ने अभी कहा कि वो सोफिया टेलीस्कोप का जो कामकाज है वो बंद करेंगे। सोफिया टेलीस्कोप उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था जब इन्होंने मून पे वाटर के प्रेजेंस को कंफर्म किया था 2020 में। ये क्या है बेसिकली, या क्या था जो अभी बंद कर दिया गया? ये 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप था जिसे बोइंग 747 SP एयरप्लेन के साथ अटैच किया गया था। ये जो एयरप्लेन है ये उड़ता रहता था और इसी की बेसिस पे इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते थे। ये जो एयरप्लेन है ये 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता था, स्ट्रेटोस्फीयर वाले एरिया में। तो काइंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी थी ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए। नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी DLR ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को रन किया था। ये दुनिया का सबसे महंगा फ्लाइंग टेलीस्कोप भी था। फर्दर ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स मिशन भी था। इनफैक्ट आई विल से ये सबसे महंगा नहीं, सबसे बड़ा फ्लाइंग टेलीस्कोप था और दूसरा सबसे महंगा था। 2020 में इन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O को डिस्कवर किया जो मून का सन फेसिंग साइड है उस ओर। जो साइट है जहां पर इन्होंने इसे डिस्कवर किया था दैट वाज क्लेवियस क्रेटर जो मून के सदर्न हेमिस्फीयर में है। फर्दर इन्होंने ये जो पूरा टेलीस्कोप है इसने हीलियम हाइड्राइड को भी यूनिवर्स में डिटेक्ट किया 2019 में, जिसके बारे में माना जाता है कि 14 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो जो पहला मॉलिक्यूल बना था दैट वाज हीलियम हाइड्राइड, तो उसे इन्होंने डिटेक्ट किया।
जो सोफिया है ये एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन पैटर्न है जुपिटर का उसे भी स्टडी कर चुका है, तो बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं सोफिया के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीनस के बारे में है। मून और मार्स पर सक्सेसफुल मिशन भेजने के बाद इसरो प्लान कर रहा है कि वो वीनस पे अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे जो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और हमें देगा बहुत सारी जानकारी सोलर सिस्टम के इस हॉटेस्ट प्लैनेट के बारे में। हमें जानकारी मिलेगी इसके सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड के बारे में भी, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस बना हुआ है। बात करते हैं वीनस की। सोलर सिस्टम में ये दूसरा ग्रह है, लेकिन ये गर्म बहुत ज़्यादा है, जबकि कायदे से तो मरकरी को ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन वीनस के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हीट इसके एटमॉस्फेयर में जाती है वो ट्रैप हो जाती है और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। तीसरे नंबर पे अर्थ, उसके बाद मार्स और फिर यहाँ पे आता है एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसका नाम जो रोमन गॉडेस ऑफ लव हैं और ब्यूटी हैं उनके नाम पे रखा गया है और ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है। यहाँ पर देखिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसकी वजह से, ये तो हमने बात कर ली। और ये दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमें आसमान में चांद के बाद दिखाई पड़ता है। दैट इज द रीजन कि ये पहला ग्रह था जिसे 2nd सेंचुरी BC में ही इंसानों ने खोज लिया था और समझ लिया था कि ये ग्रह है, कोई तारा नहीं है। जो सोलर सिस्टम है उसमें वीनस और यूरेनस तो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस में जो एक दिन होता है वो वहाँ के 1 साल से लंबा होता है, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर जल्दी चक्कर लगा लेता है अपनी ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने की तुलना में। ये अपने ऑर्बिट पे, अगर आप अर्थ डेज की तुलना में बात करेंगे तो 243 दिनों में ये अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस पे, आई विल से नॉट ऑर्बिट, अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है। और जबकि ये 224 दिनों में ही सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। तो ये तो मामला हो गया वीनस का। वो सिगला बैक्टीरिया के बारे में है। सिगला बैक्टीरिया अभी हाल ही में निकल के आया कि जो केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक फूड पॉइजनिंग का मामला चल रहा है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, एक बच्ची की मौत भी हो गई, तो वो सिगला बैक्टीरिया की वजह से हुआ, सिगला बैक्टीरिया की वजह से हुआ। तो ये मामला निकल के आया। सिगला बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन कॉज करता है जिसे सेगलोसिस बोलते हैं। ये एक प्राइमरी कॉज है डायरिया का। इसके अलावा जैसे सबसे ज़्यादा तो डायरिया रोटावायरस की वजह से होता है, उसके बाद जो दूसरा बेसिक रीज़न होता है वो सिगला बैक्टीरिया होता है। और ये तीसरा लीडिंग कॉज है बच्चों में जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनकी मौत के लिए। सिम्टम्स डायरिया, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स, ये सब देखने को मिलता है। ये कंटेमिनेटेड फूड अगर है या वाटर है तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से भी और इससे भी फैलता है। साफ पानी नहीं है या एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है तो ये दिक्कत होती है। इस वायरस को बॉडी में फैलने में 1 से 4 दिन का समय लगता है। अभी तक सिगला बैक्टीरिया के संबंध में हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में है। अभी ये जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जो नया डायरेक्टिव आया है इंडियन या कंज्यूमर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन का, ये एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? VPN क्या है? एक्चुअली में इनको कहा यह गया है कि जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी व्यक्ति VPN का इस्तेमाल कर रहा है वो उसका डेटा 5 सालों तक सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब साफ है कि जब सर्ट इनको या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को डेटा की आवश्यकता होगी तो वो इन सर्विस प्रोवाइडर से वो डेटा मांग भी सकते हैं। अब देखिए, VPN तो होता ही इसलिए है कि कोई व्यक्ति सेफ सर्च कर सके या अपनी आइडेंटिटी को किसी दूसरी लोकेशन पर दिखा सके, और अगर ऐसा करके उसकी आइडेंटिटी सेफ है ही नहीं तो फिर VPN कोई क्यों खरीदेगा, कोई पैसा क्यों देगा? मे बी आप सभी लोगों ने, जो भी थोड़ा बहुत एक्टिवली इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उसने VPN का इस्तेमाल किया हो। जो नए डायरेक्टिव्स हैं वो मैंडेटरी बनाते हैं कि सभी कस्टमर्स का डेटा ये VPN सर्विस प्रोवाइडर्स 5 सालों के लिए सुरक्षित रखें। अब ये तो किसी भी जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी का लॉस है, और यही तो इनका सेलिंग पॉइंट है। मतलब आप VPN लेते क्यों हो, या कोई भी व्यक्ति VPN क्यों यूज करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। उस जिस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है उसका IP एड्रेस कहां पर है वो नहीं बताना चाहता, एंड दैट इज रीजन कि वो VPN यूज करता है। और जब यही चीज सेफ नहीं है तो कोई VPN के लिए पैसे देगा क्यों? कुछ VPN फ्री होते हैं, कुछ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी लैपटॉप, मोबाइल, आप जो कुछ भी यूज करते हो, वो कंप्यूटर, सर्वर और डिवाइसेस के एक बहुत बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मतलब एक जाल जिसमें एक डिवाइस आपकी भी है। अब ऐसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, पता कैसे चलेगा कौन सी डिवाइस कहां है और कैसे यूज हो रही है? एंड दैट इज रीजन कि हर डिवाइस को मिलता है एक एड्रेस। उस एड्रेस को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि शॉर्ट में IP एड्रेस। इसके जरिए पता चलता है कि आपकी डिवाइस कहां पर है और उसे कहां से एक्सेस किया जा रहा है। IP एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो किसी भी वेबसाइट को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, इवन जो कंपनीज आपका डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, वो इसी IP एड्रेस के माध्यम से ये जान पाते हैं कि आप कहां पर हैं। लेकिन आप चाहें तो इसे स्विच कर सकते हैं।
आप किसी भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ फ्री भी होते हैं जिनके जरिए आप अपना आईपी एड्रेस स्विच कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप ग्लोबल नेटवर्क से सेफली जुड़ पाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एक सेफ टनल मिल जाता है, मतलब जो भी आपका डेटा है, वो जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो इंटरनेट से, वहां तक पहुंचाने से पहले कई सारे चैनल से होकर गुजरता है। सिंपली कहूं तो वो ये शो कर सकते हैं कि आप इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हैं, या चाइना में, या रशिया में। आप इंडिया में बैठे हैं ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कई सारे प्रॉक्सी आइडेंटिटी से होकर गुजरेगी। तो इसके जरिए आप सेफली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो यही तो इसकी स्पेसिफिकेशन है ना वीपीएन की, कि आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है या आपका आईपी एड्रेस पता नहीं चल पाता। और जब यही नहीं होगा तो फिर क्यों पैसे देगा कोई वीपीएन के लिए? तब तो ये कंपनी लॉस में चली जाएंगी। एंड दैट इज द रीजन कि अब ये लोग इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल मॉन्की पॉक्स के बारे में है। यूके की हेल्थ अथॉरिटीज ने भी एक केस को कंफर्म किया है। ये केस मॉन्की पॉक्स का है। काफी रेयर वायरल इन्फेक्शन है, आपको बहुत यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा, बट कई दफा हो जाता है। देखने में स्मॉल पॉक्स जैसा दिखता है, जहां पर बॉडी पार्ट्स पे कुछ नॉट्स यानी कि गांठें उभरने लगती हैं। एक इंडिविजुअल जिसे ये बीमारी अभी डिटेक्ट की गई जिनमें, वो कुछ समय पहले नाइजीरिया से ट्रेवल करके यूके गए हैं। मॉन्की पॉक्स वायरस की बात करूं तो एक प्रकार का ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस का एक जीनस है। इसी जीनस से बिलोंग करता है वेरियोला वायरस भी और वैक्सीनिया वायरस भी। वेरियोला वायरस के बारे में बात करूं तो जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे, वो इसी वेरियोला वायरस से होता है। और स्मॉल पॉक्स बीमारी को दूर करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, उसमें हम वैक्सीनिया वायरस का इस्तेमाल करते हैं। मॉन्की पॉक्स एक वायरल जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक का मतलब आप जानते हैं, जब कोई एक बीमारी किसी जानवर से किसी इंसान तक आ जाए तो उसे जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है सेंट्रल या वेस्ट अफ्रीका का, वहां पर ये काफी ज्यादा प्रभावी बीमारी रहती है। और अगर कोई व्यक्ति वहां से ट्रेवल करके दुनिया के किसी अन्य हिस्से में जाता है तो ये बीमारी वहां भी चली जाती है। 1958 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया मॉन्कीज की कुछ कॉलोनीज में, जिन्हें रिसर्च के लिए रखा गया था। एंड दैट इज द रीजन कि इसे नाम दिया गया मॉन्की पॉक्स। मंकी पॉक्स जो है, इसमें सिम्टम्स के तौर पे आपको दिखेंगे फीवर, रैशेस और स्वेलन लिम्फ नोड्स, शरीर के कुछ हिस्सों पे कुछ गांठें। लिम्फ नोड्स, वैसे तो ये बीमारी स्मॉल पॉक्स जैसी ही होती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में नोड्स नहीं उभरते बॉडी पार्ट्स पे, लेकिन मंकी पॉक्स में उभरते हैं। यूजुअली ये जानवरों से इंसानों में आ जाता है। जानवरों में रॉडेंट्स और प्राइमेट्स शामिल होते हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की जानकारी फॉर द फर्स्ट टाइम हमें 1970 में लगती है, दैट टू फ्रॉम डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिनों का होता है, मतलब 7 से 14 दिनों में ये बीमारी अपने सिम्टम्स दिखा देती है। कई दफा ये पहले भी हो जाता है, मतलब ये पीरियड 5 से 21 दिनों का भी हो सकता है। ट्रांसमिशन की ट्रीटमेंट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है, इसे 1980 के दौरान दुनिया भर से इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई, दैट वाज वैक्सीनिया वैक्सीन। मैं आपको बता दूं कि यही वैक्सीन मॉन्की पॉक्स में भी वर्क करती है और इसे भी क्योर या फिर इससे बचाव में सहायता देती है। यहां पर देखिए 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, आपको कुछ डिसीजेस कंसीडर करनी थी। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। पूछा गया था कि इंडिया में किसे इरेडिकेट किया जा चुका है। सही जवाब था बी, यानी कि 3 ओनली। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया जा चुका है। चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया की प्रॉब्लम तो अभी भी है। आर्टिकल एम प्राइम प्लेबुक के बारे में है। एम प्राइम, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडिनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये है क्या? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला काइंड ऑफ प्लेबुक है। अब प्लेबुक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? प्लेबुक को आप एक रिसोर्स बुक के तौर पे देख सकते हैं। एक ऐसी रिसोर्स बुक जिसमें हमें मिल जाएंगी गाइडलाइंस और तरीके। किस प्रकार के तरीके? कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, एंड इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स का मतलब मैंने आपको कई दफा बताया है। इंक्यूबेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप किसी चीज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मुर्गी अंडे को इंक्यूबेट करती है, मतलब अंडे को वो सभी परिस्थितियां देना कि उसमें से बच्चा निकल सके, चूजा निकल सके। वैसे ही अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी स्टार्टअप को कोई भी एंटिटी ऐसी स्थिति दे कि वो ग्रो कर पाए, तो ऐसी एंटिटी को इंक्यूबेटर कहा जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एकेडमिक रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंक्यूबेटर्स की, कि वो साइंस बेस्ड एंटरप्राइज बना सकें। लैब टू मार्केट, आपने लैब में कुछ डेवलप किया है, कुछ इनोवेटिव, कुछ टेक्निकल, आप उसे कैसे मार्केट में लाके बेच सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे फॉलो किया जाए, इसमें मदद करेगा एम प्राइम। तो एम प्राइम 2021 के अप्रैल में लॉन्च किया गया
अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है। कोलैबोरेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी रहा। ये साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज को मार्केट तक लाने में मददगार साबित होगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो एम प्राइम क्या है? इसके माध्यम से ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जा सकेगा 12 महीनों तक के पीरियड के लिए, और उसका पूरा प्रावधान इस पूरे प्लेबुक में मिल जाएगा। फोकस एरिया रहेगा साइंस बेस्ड, नॉलेज इंटेंसिव, डीप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वेंचर सेंटर्स के माध्यम से। वेंचर सेंटर क्या होता है? वेंचर सेंटर इंडिया का लीडिंग साइंस बेस्ड बिजनेस एंड इन्वेंटिव एंटरप्राइज इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर का मतलब मैंने आपको बता दिया। एंटरप्राइज इंक्यूबेटर है मतलब ये एंटरप्राइजेस को मदद करते हैं कि वो ग्रो कर पाए, और ये पुणे में लोकेटेड है वेंचर सेंटर। तो ये इंप्लीमेंट करेगा एम प्राइम को। ये इंक्यूबेटर जो है ये नॉन प्रॉफिट इंक्यूबेटर है, ये फायदा नहीं कमाते, रेदर कोशिश करते हैं कि भारत ग्रो करे। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो इसको होस्ट करती है, और ये पुणे नॉलेज जो क्लस्टर है उसका भी पार्ट है। वेंचर सेंटर जो है वो एक पार्टनर इंक्यूबेटर भी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, बिराक और आइडेक्स के साथ। चर्चा अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हो रही थी, तो इस पर देखिए 2019 में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सीधा सा सवाल था, किसने सेटअप किया है? सही जवाब आसान था, नीति आयोग। जिसने पढ़ा था उसने आसानी से कर लिया था, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डब्ल्यू बोसॉन के बारे में है। रिसर्चर्स जो कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब यानी कि CDF है, फर्मी लैब में बेसिकली उन्होंने अभी अनाउंस किया है कुछ पार्टिकल एनॉमली डब्ल्यू बोसॉन को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने डब्ल्यू बोसॉन का जो मास है उसे बहुत प्रिसाइसली मेजर किया, और इसके पहले तक जो उन्हें लगता था कि इसका मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट वैसा नहीं आया है, या जो स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी बताती है कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ एनॉमली, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। बात करते हैं डब्ल्यू बोसॉन के बारे में। डब्ल्यू बोसॉन को 1983 में फॉर द फर्स्ट टाइम सॉन की लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया गया। हालांकि इसके पहले मैथमेटिकल थ्योरीज तो डब्ल्यू बोसॉन के बारे में थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकली डिटेक्ट किया गया 1983 में। जो ये लेबोरेटरी है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। ये बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, एक बहुत ही बेसिक पार्टिकल है। ये वो पार्टिकल है जो वीक फोर्स जनरेट करता है। देखिए, वीक फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल के डिवीजन को कॉज करता है। ये फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है जो यूनिवर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। वैसे ही जेड बोसॉन एक वीक फोर्स है जो कि यूनिवर्स में जो भी मैटर्स बिहेव करते हैं उनको कॉज करता है। बाकी के जो फोर्सेस हैं वो चीज़ों को बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। वीक फोर्स उनके टूटने में मददगार साबित होता है, और इसी से तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पे वीक फोर्स होता है तो जो अटॉम्स होते हैं वो टूटते चले जाते हैं, इससे भी एनर्जी निकलती है और तारों को या स्टार्स को एनर्जी मिलती है। तो जो डब्ल्यू बोसॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, बहुत ही तेजी से इसमें चेंजेस हो जाते हैं। ये कैपेबल है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में स्विच कर देने को लेकर। काफी वीक फोर्स है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को भी कॉज करता है, जिससे स्टार्स को एनर्जी मिलती है। जो अभी हमें मिला वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे थोड़ा अलग मिला। जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है ये बताता है कि पार्टिकल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, या अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। इसके लिए ये मैथमेटिकल सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, और लगातार एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे जुड़ता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका एक स्टैंडर्ड सा मॉडल उन्होंने डेवलप कर रखा है। जब भी इससे कुछ हटके होता है तो हम कहते हैं एनॉमली क्रिएट हो गई, मतलब वैसा नहीं हुआ जैसा स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चूंकि स्टैंडर्ड मॉडल बताता है कि फाइनाइट नंबर में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो आपस में एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड बोसॉन से जो हमें मिला वो थोड़ा सा अलग है। स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस के बारे में तो बताता है, लेकिन ग्रेविटी के बारे में ये ढंग से जानकारी नहीं देता। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस का तो जिक्र है, लेकिन ग्रेविटी की अच्छी से जानकारी ये देता नहीं है। दूसरा कि डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में भी इसके पास कुछ खास नहीं है, इसीलिए अक्सर जब भी कुछ नया निकल के आता है तो पता चलता है कि स्टैंडर्ड मॉडल में एनॉमली आ गई, क्योंकि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। यहां पे देखिए हिग्स बोसॉन के संबंध में एक क्वेश्चन है। हिग्स बोसॉन को प्रैक्टिकली 2012 में डिटेक्ट किया गया, यद्यपि इसके बारे में थियरीज तो बहुत पहले से थी। तो 2013 में इस पर प्रश्न आ गया, पूछा गया कि ये जो हिग्स बोसॉन हमने सर्च किया, ढूंढा, इसके एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने के बाद हमें क्या फायदे मिलेंगे। तो पहला तो ये था कि हमें मदद मिलेगी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कैसे मास गेन करते हैं उसमें,
ये बिल्कुल सही था, बाकी दोनों गलत थे। हिग्स बोसॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास देने में कैसे मददगार साबित होता है, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल टोमेटो फ्लू के बारे में है। तमिलनाडु ने अभी अपने बॉर्डर्स पे सर्विलांस बढ़ा दिया है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि जो टोमेटो फ्लू केरला में फैला है वो उनके यहाँ भी आ सकता है। टोमेटो फ्लू सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि किसी सब्जी के नाम जैसा नाम रख दिया गया है। तो क्या होता है टोमेटो फ्लू में? ये एक वायरल डिसीज है। इसमें जो बॉडी पे रैशेस आते हैं या ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे फफोले, वो रेड कलर के होते हैं, वो टमाटर के बीज जैसे होते हैं या उसका कलर वैसा होता है, एंड दैट इज द रीजन कि इसे ये नाम दे दिया गया है। जो फीवर है वो बेसिकली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। कई सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ब्लिस्टर्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, तेज बुखार होगा, बॉडी में दर्द होगा, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होगी और फटीग भी देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन में बात यह है कि कॉन्टेजियस भी है, जैसे कि बाकी फ्लूज अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें होने का खतरा बना रहता है। सिमिलरली टोमेटो फ्लू भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाए और बहुत ही केयरफुली उस व्यक्ति की केयर की जाए, मेडिकेशन किया जाए। ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग फ्लू है ये, धीमे धीमे खुद से इसका प्रभाव कम हो जाता है। कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, सपोर्टिव केयर किया जाता है। मतलब जो भी दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है तो दर्द की मेडिसिन आप ले सकते हो, बुखार है तो बुखार के लिए मेडिसिन ले सकते हो, और वो जो सपोर्टिव केयर रिक्वायर्ड है वही दिया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। सिम्टम्स धीमे धीमे कम हो जाएंगे और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। एक स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि सर क्या मार्स पे अर्थक्वेक आता है क्या? मैंने कहा आपकी ये बात सुनकर मेरे पेट में हेडेक शुरू हो गया है। आपने इतना कठिन सवाल जो मुझसे पूछ लिया है, ऑब्वियस सी बात है कि पेट में हेडेक नहीं हो सकता, पेट में स्टमक एक होता है, हेडेक सिर में होता है। बिल्कुल वैसे ही मार्स पे अर्थक्वेक क्यों आएगा? मार्स पे जो क्वेक आएगा उसे हम मार्सक्वेक कहेंगे। तो यही है हमारा टॉपिक, मार्सक्वेक। नासा ने अभी रिपोर्ट किया है, जो उनका इनसाइट मार्स लैंडर है, अभी तक किसी भी दूसरे प्लेनेट पे जो भी हमें क्वेक्स दिखे हैं उनमें सबसे बड़ा क्वेक मार्स पे जो मिला है वो मार्सक्वेक है। अर्थ पे जो क्वेक्स आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से होते हैं। चूंकि मार्स पे कोई टेक्टोनिक प्लेट है ही नहीं, रैदर पूरा मार्स एक जाइंट प्लेट से बना हुआ है, उसका पूरा क्रस्ट एक जाइंट प्लेट पे बना हुआ है। तो फिर वहां पे कैसे क्वेक्स आते हैं? जो मार्स क्वेक्स आते हैं वो बेसिकली इस प्लेट में किसी स्ट्रेस, किसी दबाव की वजह से हो सकता है, जिससे कुछ रॉक्स फ्रैक्चर हो जाएं या कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाए इसके क्रस्ट में, उसके रिजल्टेंट वहां पर क्वेक्स आते हैं। कई दफा आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से बना के पूछ लिए जाते हैं ट्रिक करने के लिए कि मार्स पे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, और दूसरा कि मार्स पे क्वेक्स नहीं आते। आपको लगेगा बात तो ठीक है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है तो क्वेक्स क्यों आएंगे? बट ऐसा नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है लेकिन फिर भी जो उसका क्रस्ट है उस पर किसी प्रकार के स्ट्रेस की वजह से क्वेक्स आ सकते हैं। तो अभी जो क्वेक हमने रिपोर्ट किया मार्स क्वेक, वो अभी तक किसी भी दूसरे प्लेनेट पे रिपोर्ट किया गया सबसे बड़ा क्वेक है, एंड दैट इज रीजन कि हम इसे कह रहे हैं मॉन्स्टर क्वेक। इनसाइट मिशन की बात करते हैं, नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है। हम इसके बेसिस पे मार्शियन सरफेस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसके इंटीरियर को स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेक्स हमें अच्छी जानकारी दे सकते हैं मार्स के बारे में, क्योंकि सिस्मिक वेव्स आपको पता है किसी भी जो प्लेनेट होता है उसके इंटीरियर को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, तो वहां के सिस्मिक वेव्स हमें प्लेनेट के डीप इंटीरियर को स्टडी करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एडिनो वायरस के बारे में है। हाल ही में WHO ने बोला कि 348 प्रोबेबल केसेस हेपेटाइटिस के आए हैं बच्चों में, जिसे हम लिंक कर रहे हैं एडिनो वायरस के साथ। मतलब एडिनो वायरस ने कॉज किया हेपेटाइटिस को। ये केसेस 20 देशों में देखे गए। ये एक नया ट्रेंड है। एडिनो वायरस देखिए एक कॉमन वायरस है जिससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। आइस की लाइनिंग में प्रॉब्लम होना, एयरवेज, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम, ये सभी को प्रभावित करता है। इसमें बुखार होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, स्टमक में इन्फ्लेक्शन हो सकता है या आंखें लाल हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं एडल्ट्स की तुलना में, हालांकि किसी को भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के एडिनो वायरस होते हैं, इनका कोई सीजन नहीं होता, साल में किसी भी समय किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। एडिनो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है क्लोज कॉन्टैक्ट या फ्लूइड की मदद से। इन्फेक्शंस अगर माइल्ड हैं तो धीमे धीमे खुद ही ठीक हो जाते हैं, और कई दफा ये दूसरी बीमारी को भी कॉज कर देते हैं। जैसे कि इस केस में ये बताया जा रहा है कि एडिनो वायरस हेपेटाइटिस को कॉज कर रहा है। चिंता की बात है। साइंटिस्ट ने इसके पहले एडिनो वायरस को
मॉडिफाई करके कुछ वैक्सीन भी बनाई हैं, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन को भी बनाया गया था एडनो वायरस को मॉडिफाई करके। आर्टिकल सजिटेरियस ए के बारे में है, जिसे आप SGR ए भी बोल सकते हैं। हाल ही में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप यानी कि EHT फैसिलिटी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की पहली इमेज क्लिक की है। ये किसी ब्लैक होल की पहली इमेज नहीं है। किसी ब्लैक होल की पहली इमेज तो 2019 में हमने खींच ली थी। ये जो इमेज है, ये पहली इमेज है सजिटेरियस ए की। सजिटेरियस ए इतना हमारे लिए फैसिनेटिंग क्यों है? बिकॉज ये हमारी खुद की गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, आकाशगंगा है, उसके सेंटर में है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसे हम सजिटेरियस ए नाम देते हैं और उसकी पिक्चर हमने क्लिक की है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि जब हमने पहली पिक्चर क्लिक करी थी 2019 में, तो वो सजिटेरियस ए की नहीं थी, ऐसा क्यों? मतलब ये हमारी गैलेक्सी का है एक ब्लैक होल, तो ऑब्वियसली नज़दीक होगा, तो हमें इसकी पिक्चर पहले क्लिक करनी चाहिए थी। फिर हमने कहीं बहुत दूर की एक गैलेक्सी के सेंटर के ब्लैक होल की पिक्चर क्लिक की, ऐसा क्यों था? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई पहला ब्लैक होल का इमेज तो है नहीं। 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने ही किसी ब्लैक होल की पहली इमेज को क्लिक किया था। काफी रिवोल्यूशनरी माना गया था उसको, क्योंकि ब्लैक होल को लेकर हमारी जो मान्यताएं थी वो उसके जरिए कहीं ना कहीं सही साबित हुई। M87 इस ब्लैक होल की पिक्चर को क्लिक किया गया। ये जो एक बहुत दूर स्थित गैलेक्सी है मेसियर 87, उसके सेंटर में उपस्थित ब्लैक होल था। सुपर जाइंट इलिप्टिक गैलेक्सी है ये, जिसके सेंटर के इस ब्लैक होल M87 की पिक्चर हमने 2019 में क्लिक की थी। तो हमने उस समय सजिटेरियस ए की पिक्चर क्लिक क्यों नहीं की थी? देखिए, प्लान तो हमारा सजिटेरियस ए का ही था, लेकिन उसके बीच में आ रहे थे कई सारे चैलेंजेस। सजिटेरियस ए की तुलना में M87 को क्लिक करना ज़्यादा आसान था। इसका रीज़न क्या है? इसका बेसिक कारण तो ये है कि जो सजिटेरियस ए है ये साइज में छोटा है कंपैरिजन टू M87। M87 बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब 1000 टाइम ज़्यादा बड़ा है M87 कंपैरिजन टू सजिटेरियस ए। हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन चूंकि इसका साइज उतना बड़ा है कि वो देखने में विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से SGR ए से ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, तो उसको क्लिक करना ईजी था। दूसरा कि जो लाइन ऑफ साइट है SGR ए की, मतलब SGR ए को जैसे हमें देखना है पिक्चर क्लिक करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सक्योर थी। डस्ट और भी कई तरीके के जो हिंड्रांसेस थे वो बीच में थे, तो ज़्यादा चैलेंजेस थे इसकी पिक्चर को क्लिक करने को लेकर। कंपैरेटिवली M87 का लाइन ऑफ साइट ज़्यादा क्लियर था। और तीसरा, SGR ए में हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से भी इसे क्लिक करना मुश्किल हो रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि हमने सोचा चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले एक ब्लैक होल की पिक्चर तो क्लिक करते हैं। तो हमने M87 को पिक किया और उसकी पिक्चर को क्लिक कर लिया, लेकिन हम लगे हुए थे कि सजिटेरियस ए की भी पिक्चर हम क्लिक करेंगे, और फाइनली हमने सजिटेरियस ए की पिक्चर को भी क्लिक कर लिया। सजिटेरियस ए 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मास अपने आप में रखता है हमारे सूर्य की तुलना में, और 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, या फिर आप इसे 5.9 ट्रिलियन माइल भी बोल सकते हैं। हम अर्थ के कंपैरिजन में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसका डायमीटर हमारे सूर्य की तुलना में 17 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि सन के बाद अगर आप सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस देखें, तो वो जो पूरा एक डायमीटर तैयार होता है उसमें ये फिट हो जाएगा। सजिटेरियस ए बहुत बड़ा नहीं है, वैसे तो बहुत मैसिव होते हैं ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं तो ये कम एरिया में होते हैं। फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे सन से ये 17 टाइम्स बड़ा है। तो ये तो मामला हो गया सजिटेरियस ए का, जो कि एक ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी के सेंटर में, जिसकी हमने पिक्चर क्लिक करी है। ब्लैक होल की बात करते हैं। ब्लैक होल एक प्लेस होता है स्पेस में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है, इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। अगर रोशनी भी वहां जाएगी तो ट्रैप हो जाएगी। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक छोटे से स्पेस में वो जाके किसी भी मैटर को स्क्वीज कर देता है। क्योंकि जो लाइट है वो उस ब्लैक होल से निकल के जा नहीं सकती, एंड दैट इज द रीजन कि वो इनविजिबल होते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं है। तो जब वो दिखते ही नहीं है तो हम उनकी पिक्चर कैसे क्लिक करते हैं? जब भी वो किसी स्टार को या किसी अन्य ऐसी बॉडी को अपने आसपास खींच रहे होते हैं तो उनके चारों ओर लाइट का एक सर्कल बन जाता है। उसी समय आइडिया लगता है कि इसके बीच में ब्लैक होल है,
तो एक्चुअली में जो हमें पिक्चर मिलती है, जैसे कि इस ब्लैक होल की हमें पिक्चर मिल रही है, तो ब्लैक होल तो यहाँ सेंटर में है ना, इसके चारों ओर तो वो लाइट है जो ये इसे अपनी ओर खींच रहा है, तो उसी के जरिए हमें पता चलता है कि यहाँ सेंटर में ब्लैक होल है, तो पिक्चर हमें उसी की मिलती है। हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं उनकी मदद से हम ब्लैक होल्स की पिक्चर्स क्लिक कर पाते हैं। ब्लैक होल्स मॉडर्न सेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किए गए थे 1950 में, जो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें। हालांकि तब ये थ्योरेटिकल थे, लेकिन जैसा हमने उस एजम्पशन में पाया था वही धीमे धीमे सही साबित हो रहा है। ब्लैक होल के अंदर होता क्या है? ब्लैक होल के कोर में एक मास होता है जो एक बहुत ही टिनी पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। वो जो पॉइंट होता है उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट होती है, और इसीलिए उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। मतलब सारा मास एक सिंगल पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जिसके पास इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। 2019 में ब्लैक होल्स पे एक प्रश्न आया, हालांकि वो उस ब्लैक होल पे नहीं था जिसका हमने पिक्चर क्लिक किया था। क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में जाइंट ब्लैक होल्स, मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स का एक हमें मर्जर देखने को मिला जिनकी दूरी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पे दूरी पे है। तो आखिर इस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये मर्जर हुआ ब्लैक होल्स का तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुई जो हमने डिटेक्ट करी। सो बी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल एमेल्थिया के बारे में है। रीसेंट फाइंडिंग्स में ये निकल के आया है कि जो एमेल्थिया है वो जितनी सन से हीट लेता है उससे ज्यादा रेडिएट करता है। मैं आपको बता दूं कि एमेल्थिया जुपिटर का एक मून है, एक चांद है। ऐसा जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड या उसके टाइडल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बात करते हैं एमेल्थिया के बारे में। एमेल्थिया जुपिटर के उन 53 या 53 नेम्ड सैटेलाइट्स में से है जिनका हमने नाम रखा है। जुपिटर के केवल 53 सैटेलाइट्स ही नहीं हैं, सैटेलाइट्स की संख्या और ज्यादा है, क्योंकि ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कि जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं जो अभी हमारे लिए नोन है। हो सकता है और ज्यादा हो जिनके बारे में अभी हम जानते नहीं हैं, लेकिन 53 उनमें से ऐसे हैं जिनके हमने नाम रख दिए हैं, और उन्हीं में से एक है एमेल्थिया। इसे 4 गैलीलियन मून्स के बाद डिस्कवर किया गया। मतलब 4 मून्स जब हमने खोज लिए उसके बाद हमने इसे खोजा। ये साइज के मामले में 5वां सबसे बड़ा मून है एमेल्थिया जुपिटर का। एमेल्थिया अगर आप रैंकिंग में आएंगे, नंबर्स पे आएंगे, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, साइज में 5वां है, 5वें नंबर पे हमने इसको खोजा भी था, बट ये प्लेनेट के मतलब नजदीकी के मामले में आप देखेंगे, प्रॉक्सिमिटी के मामले में देखेंगे तो तीसरा मून है। ये अपने फुल ऑर्बिट में सिर्फ 12 घंटे का ही समय लगाता है। एमेल्थिया के पास 2 मिशंस भेजे गए हैं, वॉयेजर और गैलीलियो। तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने जोवियन मून की फोटोज क्लिक करी थी 1979 में जब ये इसके नज़दीक से गुजरे थे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एमेल्थिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एमेल्थिया वो लास्ट मून था जिसको हमने टेलीस्कोप की मदद से अपनी आंखों से देखकर खोजा था। उसके बाद तो हमने स्पेसक्राफ्ट से डिजिटल फोटोज या फिर दूसरे माध्यम से मून्स को खोजना शुरू कर दिया। दैट वॉज द लास्ट मून जिसको हमने टेलीस्कोप के माध्यम से आंखों से देखकर खोजा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर के बारे में है। हाल ही में इसरो ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये 20 मीटर लंबा बूस्टर है जिसका डायमीटर 3.2 मीटर का है। अब देखिए, जब एक रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में तो उसके पास अटैच्ड होते हैं कुछ बूस्टर्स जो उसको थ्रस्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं, और यही बूस्टर उसे आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। ये जो बूस्टर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं GSLV Mach 3 में, उनके 3 स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है वो रॉकेट सॉलिड फ्यूल का है, दूसरा लिक्विड फ्यूल का है, और तीसरा क्रायोजेनिक फ्यूल है। तो ये जो पहला बूस्टर है जो कि सॉलिड फ्यूल का है वो है HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करके प्रोपेल करेगा इस पूरे रॉकेट को, जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में इंसानों को ले जाने वाले हैं। इस पूरे रॉकेट बूस्टर को डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। 2 सालों का समय लगा इसे डेवलप करने में। GSLV Mach 3 रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि GSLV Mach 3 वही रॉकेट है जिसका इस्तेमाल हम गगनयान मिशन में कर रहे हैं, जिसमें 2024 तक हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो जो 2 HS-200 बूस्टर्स हैं वो लगाए जाएंगे सॉलिड लेवल पे, सॉलिड फ्यूल के लेवल पे, जो थ्रस्ट देंगे टेक ऑफ के लिए, लिफ्ट ऑफ के लिए। जो गगनयान है वो क्रूड मिशन होगा, इसीलिए GSLV Mach 3 में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हम पूरी तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा मिशन रिलायबल हो और सेफ्टी फीचर्स को इंश्योर करें, क्योंकि इंसानों का खतरा हम नहीं ले सकते। सिग्निफिकेंस ये होगा कि मेजर माइलस्टोन होगा जिसके माध्यम से हम गगनयान को भेजेंगे। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में लेकर जाएगा।
2022 में जाने वाला था, लेकिन डिलेड है कोविड-19 की वजह से। इसरो इसे GSLV Mach 3 से भेज रहा है, जिसमें 3 स्टेज के हैवी लिफ्ट व्हीकल, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है। 3 स्टेज वही है, पहला सॉलिड फ्यूल स्टेज, दूसरा लिक्विड फ्यूल स्टेज और तीसरा क्रायोजेनिक फ्यूल स्टेज। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है HS-200 की, वो सॉलिड फ्यूल स्टेज का है। इसमें देखिए, जब जो रॉकेट है वो पूरे क्रू मॉड्यूल को लेके चला जाएगा, जिसे आप ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल सकते हो, क्योंकि ये उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा और ये 7 दिनों तक अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है उसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक तो है सर्विस मॉड्यूल और एक है क्रू मॉड्यूल। तो जो सर्विस मॉड्यूल है उसमें तो एस्ट्रोनॉट्स, जो क्रू मॉड्यूल है उसमें तो एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, और जो सर्विस मॉड्यूल है उसमें होंगे 2 प्रोपेलेंट्स। वही प्रोपेलेंट्स थ्रस्ट देंगे ताकि वो लो अर्थ ऑर्बिट से अर्थ में एंटर कर सकें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके अर्थ पे वापस आ सकें। तो ये जो प्रोपेलेंट्स हैं वो सर्विस मॉड्यूल में अवेलेबल रहेंगे। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे और 5 से 7 दिनों तक वहां पे रहेगा। इसके पहले कि हम इंसानों को भेजें, हम एक टेस्ट करेंगे। अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट जाएगा जिसमें कोई इंसान नहीं होगा। हम उसमें एक ह्यूमनॉइड व्योममित्र बिठाएंगे, नाम रखा है व्योममित्र। वो एक रोबोट है। वो रोबोट बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, मतलब वो हर चीज़ फील करेगा जो इंसान फील कर सकता है। वो सारे नुकसान झेलेगा जो एक नुकसान इंसान झेल सकता है। इस समय पता चल जाएगा कि हमारा गगनयान मिशन कहीं कुछ नुकसान में तो नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस रॉकेट बूस्टर एंड गगनयान मिशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के बारे में है। RFID टैग्स का इस्तेमाल अमरनाथ पिलग्रिम्स को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ऐसा हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया। RFID एक टेक्नोलॉजी है जिससे इन टैग्स को बनाया जाता है। RFID टेक्नोलॉजीज आपने ज़रूर से अपने आम जीवन में देखी हैं। आप किसी मॉल में या किसी रिटेलर के पास कोई सामान या कपड़े खरीदने जाते हैं तो उन कपड़ों पर एक टैग लगा होता है। आप जब बिलिंग के लिए जाते हैं तो उस टैग को निकाल दिया जाता है। उसके बाद ही आप उस कपड़े को उस मॉल के बाहर लेकर आ पाते हैं, उस स्टोर के बाहर लेकर आ पाते हैं। अगर उस टैग को ना निकाला जाए और आप उस कपड़े को उस शोरूम, उस स्टोर या फिर मॉल के बाहर लाने की कोशिश करें तो एक अलार्म सिस्टम बच जाता है जिससे पता चल जाता है कि आपने बिल नहीं किया है। ऐसा भूलवश भी हो सकता है और कई दफ़ा लोग ऐसा जानबूझ के भी करते हैं। सिमिलरली जब कोई व्यक्ति एक टोल प्लाजा पे जाता है तो उसके पास एक फास्टैग कार्ड होता है। फास्टैग कार्ड जैसे ही डिवाइस के सामने जाता है, रीडिंग डिवाइस के सामने, जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और उसे टोल प्लाजा पे बहुत देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन दोनों ही केसेस में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज RFID टेक्नोलॉजी, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको जो कपड़ों पे टैग्स दिखते हैं वो भी वर्क करते हैं और वही टेक्नोलॉजी फास्ट टैग्स में भी इस्तेमाल की जाती है। और अभी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अमरनाथ पिलग्रिम्स के लिए भी करने वाले हैं, उनकी जो ट्रैकिंग है उसके पर्पज से। तो RFID को आम तरीके से तो आपने समझ लिया। RFID ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है। आपको पता है इन डिवाइसेस में कोई तार तो नहीं लगा होता, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक होता है टैग और दूसरा होता है रीडर। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं एक फास्टैग कार्ड का, तो वो आप अपनी व्हीकल के सामने ऐसे लगा देते हैं और फिर जहाँ भी आप टोल प्लाजा के पास जाते हैं वहाँ पर एक रीडर होता है जो इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके अमाउंट को डिटेक्ट करने में कैपेबल होता है। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति के ट्रैक किया जा सकता है। टैग्स में इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक सीरियल नंबर होता है और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी होता है। जो RFID टैग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। जो एक्टिव RFID टैग्स होते हैं उनके पास अपना खुद का पावर सोर्स होता है, मतलब एक छोटी सी बैटरी उसमें लगाई जाती है जिसके तहत वो अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही डिसेमिनेट कर सकता है। जबकि जो पैसिव RFID टैग्स होते हैं वो काइंड ऑफ QR कोड होते हैं, उनके पास अपना कोई पावर सिस्टम नहीं होता बल्कि वो रीडर के पावर सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। जो रीडर है वो अपने पावर सिस्टम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करता है जिससे जो RFID टैग है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। तो ये अंतर होता है एक्टिव RFID और पैसिव RFIDs में। ये काम कैसे करते हैं? RFID टैग्स में एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, एक होता है एंटीना जिसके माध्यम से ये सर्किट जो भी जानकारी कंटेन करता है उसे कम्युनिकेट किया जाता है और इसे डिसेमिनेट करने के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। ये फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है या फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है।
जो मैसेजेस इन टैग्स के द्वारा भेजे जाते हैं वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में जाते हैं और बाद में इन्हें डेटा के फॉर्म में ट्रांसलेट करके एनालाइज किया जाता है होस्ट कंप्यूटर के द्वारा और फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें वहां से अवेल करनी है। बार कोड्स, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो RFID टैग्स होते हैं वो मोरलेस बार कोड की तरह होते हैं, QR कोड की तरह होते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। जैसे QR कोड को एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता पड़ती है। आपने ऑनलाइन पेमेंट तो करी होगी ना, वहां पर आप जो QR कोड होता है अपने मोबाइल के स्कैनिंग सिस्टम को उसके सामने लेकर जाते हैं और तभी वो कैच कर पाता है। अगर आप आड़े या तिरछी जगह पे खड़े हो तो वो कैप्चर नहीं कर पाता। ऐसी समस्या RFID टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होती। वो जो इन्फॉर्मेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में डिसेमिनेट करता है वो एक वाइड रेंज में जाती है। मतलब आप लाइन ऑफ साइट में बिल्कुल सीधे नहीं है तब भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल सामने RFID टैग के जाने की आवश्यकता नहीं होती एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार कोड एंड द RFID टैग्स। इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है। कपड़े या सामान जो कि आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं, स्टोर्स में देखते हैं। RFID चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी लैब की की के तौर पे, या फिर फास्टैग का इस्तेमाल हम टोल पेमेंट्स के लिए करते हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं RFID टेक्नोलॉजी के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5G टेस्ट बेड के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। इसके माध्यम से जो स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने कोई 5G प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो जो प्रॉपर पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करता है कि नहीं, उसके लिए इन्हें अभी अब्रॉड में जाके जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उन पे उस चीज को, प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अपना खुद का टेस्ट बेड है जहां पर 5G टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा सकेगा। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें IIT मद्रास शामिल है। इससे इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिल जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वैलिडेट कर पाएंगे और उन्हें फॉरेन फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। 5G टेस्ट बेड जो इंडिया में है ये भारत में 5G नेटवर्क के इंस्टॉलेशन में मददगार साबित होगा। इन बिटवीन बात करेंगे 5GI के बारे में। 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं 5GI, ये लोकली डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे डिजाइन किया है IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायर टेक्नोलॉजी के द्वारा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक्चुअली में 5GI इंडिया का 5G है। आई विल से कि 5G के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें ITU डिसाइड करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, कि आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तब आपको मान्यता दी जाएगी कि आपके पास 5G टेक्नोलॉजी सही तरीके से वर्केबल कंडीशन में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एक मैकेनिज्म सेट कर रखा है विद स्टैंडर्ड कि वो 5G टेक्नोलॉजी या उसका इंफ्रा देने में कैपेबल है। इंडिया ने अभी हाल ही में ITU से 5GI के लिए मान्यता ले ली है। तो 5GI इंडिया का 5G सिस्टम है जो कि भारत में 5G का जो भी नेटवर्क है उसे स्टैब्लिश करेगा, स्प्रेड करेगा ITU के पैरामीटर्स और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ये 5G स्टैंडर्ड जो ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे होगा जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा। इस नेटवर्क के यानी कि 5GI के क्या फायदे होंगे? 5GI काफी वाइडन तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हम इससे गांवों में भी आसानी से कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएंगे। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, जो ग्लोबल 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है उनकी तुलना में। इसमें लैग बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्दर ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे जो सिटीज़ हैं बिल्कुल वैसे ही ये रूरल पार्ट ऑफ कंट्री में भी इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये तो 5GI के फायदे होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि सिट्स के बारे में है। सिट्स, बच्चा सो रहा है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है, इसे ही कहा जाता है सिट्स, अचानक से बच्चे की मृत्यु का हो जाना। इसका कारण क्या होता है, इसको लेकर हमें कुछ खास जानकारी मिल नहीं पाती है और इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक बायोकेमिकल मार्कर आइडेंटिफाई किया है जिसकी मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर सिट्स का कारण क्या रहा, अचानक से बच्चे की मौत हो गई, उसका रीज़न क्या रहा। सिट्स एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है जिसमें बच्चा नींद में ही मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कई दफ़ा हेल्दी बेबीज़ के साथ होता है जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और अचानक से वो सोते हुए ही मर जाते हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है क्योंकि इसका कारण भी पता नहीं चलता। सिट्स को कई दफ़ा क्रिब डेथ कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे की मौत अक्सर पालने में हो जाती है एंड दैट्स वाई इसे क्रिब डेथ बोलते हैं। अभी हाल ही में एक एंजाइम आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज ब्यूटेरिल क्लोरिनेस्ट्रीज, आप इसे शॉर्ट में BCHE बोल सकते हैं। ये एक एंजाइम है जो हमारे दिमाग को एक्टिवेट करता है, ब्रेन के अराउजल में हेल्प करता है। लाइक जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग पैसिव हो जाता है, उसे वापस से एक्टिवेट करने में जो एंजाइम वर्क करता है दैट इज BCHE। और अगर ये एंजाइम बहुत अच्छी तरीके से काम ना करे तो फिर आपको नींद से जागने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा पाया गया कि जब भी किसी व्यक्ति की किसी भी बच्चे की सिट्स से मौत हो रही है तो मरने के बाद
ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है उनके दिमाग में, काफ़ी लोअर लेवल होता है BCHE एंजाइम का। इससे ये आइडिया लग जाता है कि किसी भी कारणवश हो सकता है कि बच्चे में इस एंजाइम की कमी होने की वजह से बच्चा जाग ही नहीं पाता और नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। स्लीपिंग इन्फेंट एबिलिटी उन्हें वेकअप नहीं करने देता, उन्हें जागने नहीं देता, इसीलिए वो एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई सारे फिजिकल फैक्टर्स इसके लिए कारण हो सकते हैं, केवल ये एक ही नहीं है कि जहाँ पे BCHE एंजाइम कम है इस वजह से ऐसा हो जा रहा है। कोई ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे के जन्म के वक्त उसका जो वेट है वो बहुत कम हो, उसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा पेट के बल सो रहा है और वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाया, वो सॉफ्ट सरफेस पे सो रहा है जहाँ पर उसका जो कोई बॉडी पार्ट है वो इस तरीके से अटक गया कि वो सांस लेने में कैपेबल नहीं हो पाया, या फिर ओवरहीटिंग की वजह से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कई सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। 2 से 4 महीने के बच्चे इस सिंड्रोम को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। देखा जाए तो बॉयज़ की मृत्यु इसमें ज़्यादा होती है, जो भी डेटा अवेलेबल है। और ये भी कहा गया कि जो नॉन वाइट इन्फेंट्स होते हैं उनको सिट्स का खतरा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वाइट इन्फेंट्स। अब इसके क्या ग्राउंड्स हैं ये तो रिसर्चर्स ही जाने। जो बेबीज़ हैं अगर वो स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो उन्हें सर्स का खतरा ज़्यादा होगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से जो धुआं उन्होंने इनहेल किया वो तो किया, बाकी बाहर भी छोड़ा, तो उससे बच्चे को खतरा होता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं जिनका लो बर्थ वेट होता है उन्हें भी इसका खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन है तब भी सेट्स का खतरा बना रहता है। स्पेसिफिकली अगर माँ की उम्र 20 साल से कम है, वो सिगरेट स्मोक करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं, या फिर उन्होंने बच्चे के जन्म के दौरान एक इनफ प्रीनेटल केयर नहीं अटेन करी है, तो भी बच्चे को इस प्रकार का खतरा रहता है। प्रिवेंशन की बात करें तो आपको ध्यान देना होता है बच्चे को कि वो सही तरीके से सोए, अपनी बैक पे सोए, ब्रेस्ट फीडिंग भी की जाए कम से कम 6 महीनों तक, ताकि सेट्स का खतरा कम बना रहे। नेक्स्ट आर्टिकल रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में है। वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया गया 15 मई से 21 मई के बीच में। मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का आंखों का कैंसर होता है, जिसे आप आंखों का ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर यंग बच्चों में होता है। ये एक आंख या फिर दोनों आंखों में हो सकता है। ये हेरिडिटरी हो सकता है या फिर स्पोरेडिक हो सकता है, मतलब यूं ही इंसिडेंटली हो जाए, छिटपुट हो जाए। जब भी ये हेरिडिटरी होता है तो इसके दोनों आंखों में होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जब ये स्पोरेडिक होता है यानी कि बस हो गया, कोई वंशानुगत नहीं है, तो सामान्यतया ये एक आंख में देखा जाता है। चूंकि ये एक प्रकार का कैंसर भी होता है, जो ट्यूमर होता है वो कैंसर कॉज कर देता है, तो इसमें जान जाने का खतरा भी रहता है और कई सारे केसेस में विजन चला जाता है, नज़र चली जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें अगर टाइमली ट्रीट करना हो तो ही राहत मिल सकती है। इसके पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका होता है वाइट रिफ्लेक्स, मतलब आंख की जो पुतली होती है उसमें आपको सफ़ेद दाग दिखेगा, एक ट्यूमर नुमा चीज़ दिखेगी। अगर ये सामान्य आंखों से ना भी दिखे तो जब भी रोशनी पड़ेगी या कोई पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसमें इनके देखे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। 1500 से 2000 बच्चे हर साल रेटिनोब्लास्टोमा से डायग्नोज किए जाते हैं इंडिया में। और जो प्यूपिल है, हमारी आंखों का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ पर हमें रेड की बजाय कुछ हल्का कलर दिखता है, और वो रेटिनोब्लास्टोमा का एक सिम्टम होता है। या फिर आंखों का क्रॉस हो जाना, या तो आंखों की पुतलियां कान की तरफ चली जाएं या फिर नाक की तरफ तिरछी हो जाएं, नज़र का कमजोर हो जाना, या फिर आंखों का लाल होना और दर्द आना, ये कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के। ट्रीटमेंट के लिए केमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंसर का बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कुछ मोडेलिटीज़ भी फॉलो की जाती हैं, बिकॉज ये आंखों में इस्तेमाल होता है। फर्दर जो लोकल थेरेपी है उसे भी जो एपिथोमोलॉजिस्ट हैं उसे कई मोडेलिटीज़ के साथ इस्तेमाल करके इसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल पोलियो के बारे में है। हाल ही में मोजाम्बिक में पहला केस दिखा है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 का। मैं आपको बता दूं कि इसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर एक जो बच्चा है उसको ये डिसीज़ अभी डिटेक्ट की गई है। मोजाम्बिक देखिए, ईस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जो आपको मेडागास्कर के वेस्ट में मिलेगी। यहाँ पर आप कुछ देश भी देख पा रहे होंगे आसपास के, लाइक तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और एकदम साउथ में यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी है। तो ये तो आपको दिख गया कि मेडागास्कर के वेस्ट में जो मोजाम्बिक है वो लोकेटेड है। पोलियो की अगर हम बात करें तो काफ़ी डेडली डिसीज़ होती है। ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, जिसके बाद पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि हर केस में पैरालिसिस हो ही जाएगा। जैसे अभी हम 3 टाइप्स की बात करेंगे, गेट टू नो। ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। हमें ऐसा लगता है पोलियो फैलता नहीं है, बट फैलता है। जो फैकल या ओरल रूट होता है, अगर उससे कोई इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड हो सकता है। हालांकि जो वायरस है वो एक कॉमन मीडियम जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से भी फैलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर देखिए
जब ये बॉडी में जाता है तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद मल्टीप्लाई होने लगता है और इसके बाद ये अटैक करता है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि पोलियो में हर व्यक्ति को पैरालिसिस हो ही जाए। ऐसा हो सकता है कि वो बीमार महसूस ना करे, कुछ माइनर सिम्टम्स भी आएँ जैसे कि फीवर, थकान, नोजिया, हेडेक, आर्म्स और लेग्स में पेन, ऐसा हो सकता है। रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मसल डाइफंक्शनल हो जाता है, लाइक पैरालिसिस हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप्स होते हैं इसके, तो जो पहला टाइप होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा लीथल, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें 200 में से 1 केस में पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। जो टाइप 2 होता है वो तो बहुत पहले देखा गया था, उसका इन्फेक्शन देखा जाता नहीं है, 1990 के दशक में उसके केसेस आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। जो टाइप 3 है वो टाइप 2 जैसा है लेकिन उससे थोड़ा कम खतरनाक है। यहाँ पे 1000 केसेस में एक व्यक्ति को पैरालिसिस का खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो पोलियो है वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है अगर वो ऐसी मसल्स को पैरालाइज कर दे जो सांस लेने में मदद करती हैं, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, तब तो फिर जान जा सकती है। इलाज की बात करें तो कोई इलाज नहीं है। इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन के जरिए इसे होने से जरूर रोका जा सकता है। अब वैक्सीन भी 2 तरीके की होती है, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो पहले पल्स पोलियो इनिशिएटिव चला करता था, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन चलता था, दैट वाज अबाउट ओपीवी। इसमें बच्चे को 6, 10 और 14 सप्ताह जो जन्म के होते हैं उसके बाद 3 डोज दिए जाते हैं और फिर एक बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 महीने के बीच में। अगर आईपीवी की बात करें, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसमें इंजेक्शन लगता है, ये जब 3rd डोज लगता है डीपीटी का यानी कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टिटनेस, उसी दौरान इसका भी एक इंजेक्शन लगता है और ये पार्ट बन जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। यहां पर देखिए 3 वेरिएंट होते हैं, 1 से 3 के बीच में, इन पर चर्चा हो चुकी है। आगे देखते हैं। जैसे वाइल्ड पोलियो वायरस का जो केस आया मोजाम्बिक में, वो इसलिए भी कंसर्निंग है बिकॉज ये केसेस दुनिया के 2 ही देशों में प्राइमरली होते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद अगर ये किसी और देश में आ रहा है तो चिंता की बात है। जनवरी 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, जब 3 सालों तक लगातार भारत में पोलियो का कोई भी केस नहीं आया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के बारे में है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनॉग्रेट किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। परम पोरुल ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जिसे एनएसएम के फेज 2 में तैयार किया गया, स्टैब्लिश किया गया। एनएसएम स्टैंड्स फॉर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है ये 838 टेराफ्लॉप कैपेसिटी की है। मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इन्हें जो सॉफ्टवेयर स्टैक है उसे डेवलप किया है सीडैक ने। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंसेंटिवाइज करने का प्लान है। परम पोरुल सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जहां पर हम जो भी हाई पावर इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए। आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उसका इफिशिएंट यूज़ हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है अंडर दिस टेक्नोलॉजी। कई तरीके के एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल किए गए हैं जो वेदर एंड क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और मटेरियल साइंस से रिलेटेड हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे एनआईटी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोसाइटल इंटरेस्ट में जो वो रिसर्चेस किया करते हैं, लाइक एनआईटी फेमस है सोसाइटल इंटरेस्ट में रिसर्चेस करने को लेकर, लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, वेदर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और जब उनके पास इतनी बढ़िया से सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी तो उनके इन कामों में उन्हें मदद भी मिल जाएगी। इससे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा बूस्ट होगा। इससे इंडियन एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों को ही फायदा होने वाला है। बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इसे लॉन्च किया गया 2015 में। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ दें ताकि उनकी यहाँ रिसर्च अच्छी हो सके। इस ग्रिड के तहत हमें 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना है। हालांकि पेस बहुत धीमा है और बहुत ही लिमिटेड नंबर में फैसिलिटीज को अभी तक डेवलप किया जा सका है। विल से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितने अच्छे से इसे काम करना चाहिए। ये सुपर कंप्यूटर्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के माध्यम से तैयार करेंगे एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क होगा ये गवर्नमेंट का बेसिकली इसके पहले का प्रोग्राम रहा है। तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका जो नेटवर्क है बेसिकली हम इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड
जो है उसको कनेक्ट करेंगे। ये जो पहले से इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क का, उससे ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। इसके तहत भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने का पूरा प्लान था। NKN कनेक्ट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लैब्स और हाई स्पीड नेटवर्क। तो हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्लान नेशनल नॉलेज नेटवर्क का भी था और वही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का भी है। तो दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, फर्दर DEITI डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्दर CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। हमारा नेक्स्ट जो कि वेस्ट नाइल वायरस के बारे में है। एक व्यक्ति जो वेस्ट नाइल वायरस से या वेस्ट नाइल वायरस से होने वाले वेस्ट नाइल फीवर से पीड़ित था, केरला में भी हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस रेफरेंस वेस्ट नाइल वायरस न्यूज में आया। ये फ्लेविवायरस जीनस का एक मेंबर है। अगर आप इस वायरस की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक वुमेन को आइसोलेट किया गया था क्योंकि उसे वेस्ट नाइल वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। ये मामला युगांडा का था। युगांडा में जो एक नाइल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, नाइल नदी के पास में। मामला 1937 का है। उसके बाद ये अफ्रीका के कई सारे अन्य रीजन्स में, फर्दर यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में भी डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद इस बारे में लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई, एक्नॉलेजमेंट आई। वेक्टर क्यूलेक्स स्पीसीज जो मॉस्किटो की होती है, जो कॉमन मॉस्किटो आप देखते हैं उनमें भी कुछ प्रजातियां क्यूलेक्स स्पीसीज की ही होती हैं। वो प्रिंसिपल वेक्टर होता है इसके ट्रांसमिशन के लिए। ये पहले जो मॉस्किटोज होते हैं ये इन्फेक्ट हो जाते हैं इस वायरस से, फिर ये ह्यूमंस या एनिमल्स या बर्ड्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, एनिमल या फिर बर्ड्स, ये होस्ट की तरह काम करने लगते हैं इस वायरस के लिए। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। एक व्यक्ति का खून दूसरे में जाए तो फर्दर इन्फेक्टेड मदर से ये बच्चे में जा सकता है और लेबोरेटरी में अगर इस पर कोई टेस्ट वगैरह चल रहा है तो एक्सपोजर से भी किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान हो सकता है। आज की डेट तक कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिटेक्ट नहीं किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने कैजुअली कांटेक्ट किया हो, हाथ मिलाया हो, पास में बैठा हो तो वेस्ट नाइल वायरस फैल गया हो, ऐसा कोई केस अभी तक तो हमारे पास नहीं है। 80% केसेस में बीमारी असिम्टोमेटिक होती है, पता नहीं चलता कि कोई सिम्टम है। जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसमें भी, लेकिन जो 20% केसेस होते हैं वहाँ पे सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स में शामिल होते हैं फीवर, हेडेक, फटीग, बॉडी एक्स यानी कि शरीर में दर्द होने लगता है, नोजिया, रैश या फिर स्वोलन ग्लैंड्स। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस और इवन डेथ तक की सिचुएशन बन सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें, कोई वैक्सीन तो अभी तक इसके लिए है नहीं, ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से कोई और इन्फेक्शन ना फैलने पाए जिससे कि जान जाने का खतरा हो। तो इस तरीके से वेस्ट नाइल वायरस को हम रोकते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा तेलंगाना स्पेस टेक फ्रेमवर्क के बारे में। देखिए, तेलंगाना आपको पता होगा कि डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस कंपनी के लिए काफ़ी जाना माना एरिया है। यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा MSMEs ऐसी मिलती हैं जो एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर से डील करती हैं। तो रिसेंटली स्पेस टेक के लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने की कोशिश की है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट में। अब इससे इस स्टेट को हेल्प मिलेगी कि ये एक कमर्शियल हब बन सके आपके स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। ये एक वन स्टॉप ग्लोबल सोल्यूशन हो सकता है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पर आप लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, इनके सब सिस्टम जो ग्राउंड इक्विपमेंट्स हैं उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको इस स्टेट में। अगला आर्टिकल है हमारा स्पेस ब्रिक से रिलेटेड। रिसेंटली इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन दोनों ने मिलकर मार्स पे मिलने वाली मिट्टी और बैक्टीरिया और यूरिया की हेल्प से ब्रिक बनाने की कोशिश की है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिक बनाई हो ऐसे किसी मटेरियल की, हमने लूनर सॉइल यानी चांद पे मिलने वाली मिट्टी से भी ऐसा ही कुछ ब्रिक या कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की हुई है पहले। अब इसके लिए हमने पहले जो स्लरी है उसको मिक्स किया मार्शियन सॉइल के साथ। अब यहाँ पर गॉर्गम को हमने इस्तेमाल किया, बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया है। बैक्टीरियम जिसका इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है, थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करने में, सेप्रोसरसीनिया। इसके अलावा यूरिया और निकल क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर बैक्टीरिया का जो रोल है वो इतना है कि वो यूरिया को क्रिस्टल में कन्वर्ट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, और इसी क्रिस्टल की मदद से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सीमेंटिंग एक्टिविटी को कहीं ना कहीं जनरेट करने की, और उसी से ये ब्रिक तैयार हुई है। अगला आर्टिकल है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज के बारे में।
अब जैसा कि आप सभी को पता है, एडिस इजिप्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत है दुनिया के लिए। चिकनगुनिया, डेंगू, जीका और येलो फीवर जैसी बहुत सी परेशानियों की जड़ है आपकी एडिस इजिप्टी। और यहाँ पर भी फीमेल मस्किटो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यूएसए के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को बनाया है जिससे इन सभी बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है, क्योंकि ये फीमेल ऑफस्प्रिंग को मार देगा, यानी फीमेल एडिस इजिप्टी के ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे हम। अब इससे ना हमें इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी और ना किसी पेस्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी इन मच्छरों को मारने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका ऑर्गेनिज्म है, अगर ये म्यूटेट करता है तो इससे भविष्य में और भी परेशानियां हो सकती हैं। अगला आर्टिकल है हमारा डब्ल्यू बोसोन के बारे में। अब बोसोन के बारे में आपने सुना होगा, फेमसली हिग्स बोसोन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है? ये आपके फंडामेंटल कहीं ना कहीं पार्टिकल्स है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अब इसी में आपका एक है डब्ल्यू बोसोन भी, मतलब ये बोसोन में एक हिग्स होता है, एक डब्ल्यू बोसोन है, और उसके अलावा छोटे मोटे और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं यहाँ पे, और इन्हीं सभी से आपका पूरा यूनिवर्स बना हुआ। अभी तक जो थ्योरीज में, स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरीज में हम मास मान के चल रहे थे इस डब्ल्यू बोसोन का, फंडामेंटल प्रैक्टिकल्स में ये थोड़ा अलग है, जिसके कारण अभी ये मॉडल आपका थोड़ा गलत हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है, हमने मैथमेटिकली फार्मूलाज को यूज़ किया, मेजर किया था इस पूरे फंडामेंटल पार्टिकल का किस तरह से इंटरेक्शन है, क्या वेट रहेगा, सब कुछ। देखिए यहाँ पर 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं क्वार्क्स और लेप्टन्स में। मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्वार्क और लेप्टन, और इनके थ्रू आप 3 फंडामेंटल फोर्सेस को देखते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर आप इन सभी को याद रखना। इनके अलावा एक और फोर्स भी है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आपके जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड फिजिक्स का पार्ट नहीं होता। अब जो स्टैंडर्ड मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1970 तक हम इसे बहुत सटीक मानते थे, काफ़ी एक्यूरेट मानते थे इन थ्योरीज को। बट बाद में जब से ग्रेविटेशनल वेव और क्वांटम फिजिक्स की खोज हुई है, तब से माना यह जा रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड जो मॉडल है वो इतना सटीक नहीं है। अब इन सभी के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अभी और भी डिस्कवर हो सकते हैं आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे हिग्स बोसोन। अभी तक इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल है इनकम्प्लीट है और इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।